सो व्हाट्स द नेचर ऑफ लाइट? लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट के अंदर डबल कैरेक्टर होता है। डबल कैरेक्टर मीन्स इट हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर। ठीक है, ड्यूअल। कभी पूछा आपसे व्हाट्स द नेचर ऑफ लाइट, तो आप क्या कहोगे? इट शोज द ड्यूअल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर। राइट, दो कैरेक्टर होते हैं लाइट के अंदर, पार्टिकल एज वेल वेव। वन इज द वेव कैरेक्टर एंड वन इज द पार्टिकल कैरेक्टर। ओके, तो एक तरफ तो लिख लो आप वेव कैरेक्टर या वेव नेचर, और एक तरफ क्या लिख लो गया? पार्टिकल कैरेक्टर या पार्टिकल नेचर। दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं लाइट के अंदर। अब वेव कैरेक्टर को समझाने के लिए जो थ्योरी गिवन है, जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द वेव कैरेक्टर्स ऑफ द लाइट, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अभी तो शॉर्ट में लिख लो, फिर अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं इसका। और पार्टिकल नेचर को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसका नाम होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसको एक्सप्लेन करेगी? पार्टिकल नेचर को। तो हमें ये सारी पढ़नी थ्योरीज, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ ऐसे फिनोमिनन है जो हम कब एक्सप्लेन कर पाते हैं? व्हेन वी अज्यूम द लाइट एज अ वेव। फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल इंटरफियरेंस। ओके, तभी हम इन दोनों में से किसी के बारे में नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ना है, चैप्टर है इनके बारे में। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के बारे में अभी नहीं पता, इट डजेंट मैटर, चैप्टर में आगे आ जाएगा ये। और सिमिलरली पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज गिवन है, सॉरी थ्योरी तो होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और फिनोमिनन कौन सी होती है जो पार्टिकल कैरेक्टर के बेस पर आप समझा सकते हैं? वन इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और एक कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में ये तीन है, दो ही है, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इसका पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। चलो ये ड्रॉ कर लिया चार्ट इस तरीके से कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल होता है, वेव कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वेव कैरेक्टर की। थ्योरेटिकल पार्ट है तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते चलते हैं। ये एक काम करो, रुक जाओ अभी, आप नोट मत करो, मैं नोट सेंड कर दूंगा आपको, आप सिर्फ समझ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो उसमें लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो आप सिर्फ समझ लो। ओके, नोट्स में सेंड कर दूंगा आपको ये, फिर आप बैठ के लेकिन मतलब कॉपी में ज़रूर नोट करना है इनको। ओके, अभी साथ साथ मत नोट करो, अभी सिर्फ समझने का काम कर लो ताकि थोड़ा स्पीडली कर पाए हम इसको। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द वेव कैरेक्टर और द वेव नेचर। और वेव नेचर के बारे में कौन बताएगा आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है ना, नाम से ही ऑब्वियस आ रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, दो टाइप के फील्ड्स होंगे इसके अंदर। ओके, ये जिन साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम तो उसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आप जानना चाहते तो ये क्लार्क्स मैक्सवेल ने दी थी। ओके, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क्स मैक्सवेल। ओके, अब सुनो जरा क्या कहती है ये थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी सोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट जब एमिट करता है तो वो कंटिन्यूस वे में करता है। ठीक है, लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इन द कंटिन्यूस मैनर। ओके, और वो रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज करता है। अब अपन रेडिएशंस वर्ड यूज करेंगे वेव के लिए। वेव बोलो या रेडिएशन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है इसका, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू। ओके, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस मतलब विदाउट ब्रेक। ठीक है, टुकड़ों में नहीं आएगा आपके पास, ये कैसा आएगा? कंटिन्यूस वे में आएगा। ये कौन बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी वेव आ गई फिर बीच में गैप आ गया फिर वापस वेव आ गई, ऐसा नहीं होगा। वेव कैसी होती है? कंटिन्यूस होती है। ठीक है, समझते हैं इसका वर्ड का मतलब सभी? वेव कैसी चलती है बताओ? कंटिन्यूस चलती ना, ऐसे चलती रहेगी ऐसे।
ऐसा थोड़ी यहाँ पर ब्रेक आ गया फिर चल दी, फिर ब्रेक आ गया फिर चल दी, ऐसा नहीं होता है। वेव कैसी होती है? बिल्कुल कंटिन्यूस मैनर में होती है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं ये। क्या बोल रहे हैं? एनर्जी जो इमिट करेगा कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, वो कंटिन्यूसली करेगा। किस फॉर्म में करेगा? रेडिएशंस के फॉर्म में करेगा। ओके, तो रेडिएशन का मतलब यहाँ पर वेव ही होता है। ओके, और उस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट रिलीज करेगा उस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अब ये जो रेडिएशंस होती है, जो वेव्स होती है ना, इनमें दो टाइप के फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अभी समझ रहे हैं इसको। पहले एक पॉइंट और लिख लें इसके बारे में कि दिस रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स। द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी डायग्राम से समझने वाले हैं अपन। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओके, तो दोनों फील्ड्स हो गए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इनको सिंपली क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अभी कैसे होते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? ये कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन शो करता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सिलरेटेड मोशन, in that case what kind of waves are produced? Electromagnetic waves. Okay, they are produced due to accelerated motion of a charge particle. एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल है सपोज, ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, प्लस क्यू मान लो, माइनस क्यू मान लो। अगर ये कौन सी मोशन शो कर रहा है? एक्सिलरेटेड मोशन शो कर रहा है, मतलब इट हैज सम एक्सिलरेशन। okay, if this charge particle is executing accelerated motion, तो वहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, दोज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जरा मैं समझाता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, ये हम जानते हैं कि जो तीन एक्सिस होती है हमारी एक्स वाई जेड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये वाली बात हम जानते हैं क्या? ये जो तीन एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब पता है ये दोनों तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि देयर इज राइट एंगल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सभी को पता है। लेकिन जो जेड एक्सिस वो होता है, वो कैसे होता है? वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होता है। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम ड्रॉ इस तरीके से कर दिया करते हैं। वो रियलिटी में ऐसे नहीं होता है। वो कैसे होता है? जैसे ये आपने प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर लिया, एक्स और वाई ड्रॉ कर लिया, तो जेड एक्सिस कहाँ होगा? अबव द प्लेन। समझ रहे हो? या तो अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा, तभी तो 90 का एंगल बनाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा ये 120 का एंगल है। तो ये इस तरीके से नहीं है जेड एक्सिस, ये अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है जेड। आती वाली बात सभी को समझ में? तो छोटी सी बात है। तो ये तीनों जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। ये भी 90 का होगा। ओके, दिस वन इज ऑल्सो राइट एंगल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये। ओके, तो देखो हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको वो समझो। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सपोज वाई एक्सिस के अलोंग कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस कहाँ पर हो रहे हैं? वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग किसका ऑसिलेशंस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जेड एक्सिस के अलोंग किसके ऑसिलेशंस हो रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के कंबाइंड एक्शन से जो वेव बनेगी वो एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगी। क्या कहा हमने? ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। ऑसिलेशन समझते हैं आप? अप एंड डाउन। जैसे ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, अप एंड डाउन। वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। कौन सा फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जेड एक्सिस के अलोंग कौन ऑसिलेट कर रहा है? ये जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशन मान लो। ये किसका ऑसिलेशन हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से वेव बनेगी, वो वेव कैसे प्रोपेगेट करने वाली है? वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को याद करने। ये डायग्राम तो नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
देखो ये डायग्राम बनाने की कोशिश तो करी मैंने। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 3 एक्सिस दिख रही है, एक्स एक्सिस है, ये वाई हो रही है, जेड है। ओके, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ये ऊपर वाली, ठीक है, ये ऑसिलेशन दिखा रखे हैं। ये एरो क्या बता रहा है, ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे है, और ये डॉटेड वाला दिखा रखा है अंदर, डॉटेड वाला, ये जेड के अलोंग हो रहे हैं ऑसिलेशंस। तो 2 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वन इज अलोंग वाई एक्सिस एंड वन इज अलोंग जेड एक्सिस। तो 2 वेव आपको दिख रही होगी। तो बेसिकली 2 नहीं है, एक ही वेव है, बट ये 2 फील्ड से बनी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंप्लीट वेव का क्या नाम रखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव आगे कैसे बढ़ रही है, देखो आगे बढ़ रही है एक्स के अलोंग, ठीक है। वेव कैसे आगे बढ़ती है, एक्स के अलोंग। देखो इस डायग्राम में और कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी ये। देखो वाई के अलोंग ये रेड रेड वाला दिख रहा है आपको, वाई के अलोंग ऑसिलेशन हो रहा है। और जेड के अलोंग ये कौन सा कलर है, ये पता नहीं, शायद ब्लू कलर है। ये ऑसिलेशन किसके अलोंग दिखा रखे हैं ये, लेकिन वेव किसके अलोंग आगे बढ़ रही है, एक्स के अलोंग, ठीक है। तो अभी चलो डायग्राम इतना समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो ज़रा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, और उसमें भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पता होना चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका जो पूरा चैप्टर है वो फिजिक्स में आने वाला है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अभी केमिस्ट्री में क्या है हमारे, उतना मैं आपको बता रहा हूँ, उतना आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गया इसके अंदर कि जो वेव का प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, वेव आगे बढ़ती है एक्स के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ओके, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ओके। सर मैं, चलो फिर इसको एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ और तरीके से बता देंगे। अभी तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में याद कर लो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, दे कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम, मतलब इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे साउंड वेव्स को रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, इनको मीडियम नहीं चाहिए, ओके। और वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रैवल इन द वैक्यूम इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें एक बात पता चल गई कि ये सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं होती है, दिस इज द स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी मैंने एग्जांपल्स नहीं बताए, अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको इनके। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये समझते हैं अपन, ट्रांसवर्स नेचर 2 टाइप की होती है नेचर, वन इज लॉन्गिट्यूडनल, वन इज ट्रांसवर्स। सुना है ये नाम, बोलो। देखो इसका ये मतलब होता है ट्रांसवर्स का कि देखो अगर ऑसिलेशंस ऐसे हो रहे हैं और वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है और दोनों में 90 का एंगल है, तो ऐसी वेव्स क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स। और अगर ऑसिलेशंस भी ऐसे हो रहे हैं और वेव भी ऐसे आगे बढ़ रही है, तो ऐसी वेव्स क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल। ये पढ़ा होगा शायद आप 9th क्लास में। तो यहाँ तो देखो ऑसिलेशंस राइट एंगल पर है ना, ट्रांसवर्स का मतलब इफ डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड द ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर, देन दिस आर कॉल्ड ट्रांसवर्स। और सेम डायरेक्शन में होते हैं तब लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव्स होती है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट याद करना है अब तक जो पढ़ा उसके ऊपर कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट, इनकी जो वेवलेंथ है या इनकी जो वेव इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे लिए, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और ये कुछ फिनोमिनन शो कर सकती है, लाइक कौन कौन सी फिनोमिना शो कर सकती है, रिफ्लेक्शन तो ये पता नहीं करती शायद, ये टाइप है ना, ये इंटरफेरेंस शो करती है और ये डिफ्रैक्शन शो करती है, ओके। तो एग्जाम में आपके आएगा तो क्या आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो आप लिख सकते हैं आराम से 2-3, बोलो। ना ये प्रोडक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा, ये तीनों का कहानी समझ में नहीं आ रही कि परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, बोलो। जैसे आप है ना, आप खुद इस बात को फील कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। भाई आप क्या करिए अपना,
एक हाथ तो आप है ना रोटेट करिए किस तरफ, कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ में कर लीजिए या साउथ वेस्ट, किधर भी कर दो। एक हाथ तो अपना किधर कर दो, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है ना। और एक हाथ आपका ऊपर कर दो। तो ये बताओ एक दूसरे के राइट एंगल पे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, एक हाथ तो आपने ऊपर कर दिया, ऊपर बोले तो हेड से ऊपर, और एक हाथ किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दो, नॉर्थ या साउथ और ईस्ट में। ओके, हो गए 90 पर। और फिर आप आगे बढ़ो, किधर भी आगे बढ़ो। तो देखो आपके आगे बढ़ने की डायरेक्शन, आपके एक हाथ की डायरेक्शन, दूसरे हाथ की डायरेक्शन, तीनों आपस में 90 के एंगल पर होती है। तो ऐसा ही कुछ किसके साथ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ होता है बस। ठीक है, इतनी सी बात याद कर लो। बाकी आपसे ये नहीं पूछेंगे इसको वो करो, ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। हमारे सिर्फ एक ही फीचर काम आ रहा है, कौन सा, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना। चैप्टर में और भी अच्छी चीज़ें जो समझने के लिए, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसके ऊपर तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब हम, अच्छा मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, अब मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल, और ये हम पढ़ेंगे अंडर द हेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्पेक्ट्रम वर्ड का क्या मतलब होता है, स्पेक्ट्रम टर्म का क्या मतलब होता है, टर्म क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब सभी को बताया क्या। सर जो चीजों को स्प्लिट करे। स्प्लिट करना तो डिस्पर्जन होता है। सर 7 रंग के बैंड को स्पेक्ट्रम नहीं कहते। यस, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी भी क्वांटिटी को, है ना, किसी भी थिंग को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो वो ऑर्डर ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे वहाँ अपन कलर्स को अरेंज करते हैं, किसको अरेंज करते हैं अपन, कलर्स को। अब पर्टिकुलर किसका ऑर्डर होता है, याद है ये लैम्डा का ऑर्डर होता है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो ये क्या हो गया, ये कलर्स का स्पेक्ट्रम हो गया, राइट। इसको अपन और क्या कहते हैं, रेनबो भी कहते हैं। तो रेनबो क्या होता है, इट्स ऑल्सो स्पेक्ट्रम, बट ये किसका स्पेक्ट्रम है, कलर्स का, है ना। तो स्पेक्ट्रम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोले तो एनीथिंग, किसी का भी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, बट वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास बुक्स है, कोई छोटी बुक बड़ी बुक, तो उन बुक्स को आप अरेंज कर लो, एक ऑर्डर में अरेंज कर लो बड़ी से छोटी की तरफ, तो वो भी एक स्पेक्ट्रम हो गया बुक्स का, ऐसे। तो स्पेक्ट्रम का सिंपल मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो आज हम किसको अरेंज करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब हम किसको अरेंज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास है ना, नाम अभी मैंने बताया नहीं, अभी इसी में नाम आ जाएंगे। उन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लो, चाहो तो लैम्डा का ऑर्डर बना लो, चाहो तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बना लो, उस अरेंजमेंट को ही क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये नहीं होता हर बार कलर हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो कैसे डिफाइन करेंगे अपन इसको, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इन द वेवलेंथ ऑर्डर और इन द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, है ना, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर मैं आगे डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, आप डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके, बट ऑर्डर फिक्स होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग में करो या फिर डिक्रीजिंग में करो। तो देखिए यहाँ पर हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको कुछ वेवलेंस के नाम, सॉरी वेवलेंथ क्या, सॉरी, इनके नाम बता रहा हूँ सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, कॉस्मिक रेस ना, ये किसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल, इनको अरेंज भी कर दिया मैंने लैम्डा के ऑर्डर में। सबसे कम लैम्डा होती है कॉस्मिक की, फिर गामा, फिर एक्स रेस, ओके, फिर आएगी सॉरी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इतनी सारी। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, कुछ नाम हम सुने होंगे और कुछ अपन आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी, इनका प्रोडक्शन, इनके यूजेस, उन सब के ऊपर चैप्टर है फिजिक्स में पूरा,
ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि किसकी लैम्डा ज़्यादा है, किसकी लैम्डा कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये हमें पढ़ना है। इनके यूजेस हमें नहीं पढ़ने हैं कि कौन किस काम आती है। ओके, तो ये मैंने एक ऑर्डर अरेंज कर लिया। ओके, इससे कोई एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छा ये लैम्डा का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये वाली बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ ना। अच्छा, लैम्डा आपको याद नहीं करनी है तो मैंने लिख दी रफली कि सबसे कम लैम्डा इसकी होती है 10⁻⁻16 और सबसे ज़्यादा किसकी होती है इसकी 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। ओके, अगर ये फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग हो गया, एक ही बात है ना। बोलो, तो आपसे पूछा जाए सबसे कम लैम्डा किसकी है तो आप क्या कहोगे, कॉस्मिक की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी, इसकी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। ध्यान देखिए वाली बात। ये तो छोटी सी बात है। अच्छा, एक ये वाली बात मैं लिख दूंगा अभी। अच्छा, रेडियो वेव्स के अंदर है ना, रेडियो वेव्स के अंदर और कौन सी वेव्स आती वो मैं अलग से लिख रहा हूँ। रेडियो वेव के अंदर राडार वाली वेव्स आती है, जो आपका एफएम टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन है ना, ये सब किसके अंदर आता है, रेडियो वेव्स के अंदर आते हैं। ओके, हाँ, ये वैसे तो अंडरस्टूड है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो इसकी लैम्डा सबसे कम होगी, इसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर इसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। अंडरस्टूड। तो हम ये जो ऑर्डर याद कर रहे हैं, हम लैम्डा का ऑर्डर याद कर रहे हैं। अब एग्जाम में हो सकता है आपसे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछे, हो सकता है आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, तो आप अरेंज कर लोगे। ये कौन सा ऑर्डर लिखा है मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ओके, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, कैसे इसको याद रख सकते हैं अपन। इसको याद करने के लिए आप लोग क्या करिए, इनके जो नाम के इनिशियल से कुछ बना लो ना, सबके जो नाम का इनिशियल है ना उससे कुछ बना लो। तो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा खास बना नहीं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर लेता हूँ जो मुझसे बना। या एक, देखो एक सेकंड में कुछ लिखना चाहता हूँ। इनके नाम के इनिशियल से याद कर रखा है मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी वैसे कर ले, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये पता नहीं कहाँ गया, और सिस्टम इज हैंग्ड। नो, देखो सबसे पहले कौन सी आ रही, कॉस्मिक है क्या, कॉस्मिक का सी हो गया, सी, फिर गामा, तो जी, फिर आ रही एक्स, एक्स को ए बोल देते हैं ना। फिर कौन सी आ रही, अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, सी। ऐसे दो ये तीन लेटर वो बना लिए, वर्ड्स बना लिए अपन, इस तरीके से याद करो, सी, गोवी और एम आर, एम आर बोल दो, मिस्टर बोल दो, कुछ ही बोल दो, सी, गोवी, एम आर। ठीक है, अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा आपको, वो रैंडमली दे देंगे आपको तीन चार कोई सी भी, आपको दे देंगे अल्ट्रा वायलेट दे देंगे, माइक्रोवेव दे देंगे, गामा रेव्स दे देंगे, बोलेंगे इसकी लैम्डा के ऑर्डर में अरेंज करो, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर में अरेंज करो। तो अपन एक ऑर्डर रख लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला ऑर्डर हमने याद कर लिया, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, सी, गोवी, मिस्टर एम आर, कुछ भी कह दो ना, आपसे कुछ अच्छा बने तो आप बना लेना। ठीक है, अगर आप कुछ नया इन्वेंट करने में बिलीव करते हैं तो आप इसे कोई नई निमोनिक ट्रिक या कोई शॉर्टकट देखना। ओके, खुद का बनाना लेकिन अच्छा सा। ठीक है, हाँ, तो सी फॉर गामा, जी, सॉरी, सी फॉर कॉस्मिक, जी फॉर गामा, एक्स अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स। डन हो गई याद। बोलो भाई, याद तो करना पड़ेगा, इसको नहीं छोड़ सकते आप। ओके, हम सारी वेव्स को नहीं देख पाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम कॉस्मिक गामा वामा सब आपको दिख जाएगी, हम सिर्फ कौन सा पोर्शन दिखता है अपन को, वी आर एबल टू सी ओनली दिस विजिबल रेस। हमारी आंखें, ह्यूमंस की आंखें सिर्फ और सिर्फ विजिबल वाला पार्ट ही देख पाती है। ठीक है, बाकी हमें कोई सी नहीं दिखती। और विजिबल के अंदर भी फिर 7 कलर होते हैं, पता है सभी को ये। ठीक है, विजिबल रीजन की वेवलेंथ कितनी होती है, 380 टू 760, या कुछ लोग इसको 400 टू 800 नैनोमीटर भी बोलते हैं। और इसके अंदर फिर से 7 कलर होते हैं विबग्योर। अब देखो 380 का मतलब ये नहीं कि शार्प 380 पर ही वायलेट होगा, 380, 390 अप टू 400 तक कौन होता है, वायलेट कलर होता है।
अब रेड कलर की लैम्डा क्या होगी 760। इट डजेंट मीन शार्प 760 रिप्रेजेंट द रेड, ये शुरू हो जाएगा 700 से, 700 701 है ना, अप टू 760 तक रेड कलर ही चलता है। ठीक है, तो ये आपको लैम्डा याद करनी पड़ेगी। क्या लिखा है मैंने, ये वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन, दिस इज अ विजिबल, इसकी वेवलेंथ आपको याद करनी है। बाकी आपको ना कॉस्मिक की याद करनी, ना माइक्रोवेव किसी की याद नहीं करनी, इसकी लैम्डा आपको याद करनी पड़ेगी। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सबसे कम लैम्डा किसकी है, वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ओपन करते हैं। ठीक है, एक टाइनी न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, उसको साथ अभी कभी कर ही लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। नाम याद हो गए सारे, C4